हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज भारत के नदियों को वैकल्पिक आधार पर विस्तार से बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी के पहले फैक्ट्स को समझ लीजिए, आप आंसर खुद दे सकते हैं। तो गंगा नदी की कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और भारत में गंगा नदी की लंबाई 2071 किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश में गंगा नदी की लंबाई 454 किलोमीटर है। ठीक है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत में लंबाई 2071 किलोमीटर और बांग्लादेश में लंबाई 454 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड, इसके बाद प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार, बिहार के बाद प्रवेश करती है झारखंड, यानी झारखंड में एक जिला है जिसका नाम है साहेबगंज, वहां प्रवेश करती है। इसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 5 राज्यों में बहती है कौन सी नदी? गंगा नदी। और इन 5 राज्यों में सर्वाधिक गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जो लंबाई है वो है झारखंड राज्य में। ठीक है, गंगा नदी का। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, तो 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी के जल में एक विशेष विषाणु पाया जाता है, वायरस पाया जाता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करता है? तो बैक्टीरियोफेज गंगा नदी के जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को मार देता है, इसलिए गंगा का पानी लंबे अवधि तक शुद्ध रहता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु है। गंगा जो नदी है इसमें एक मछली विशेष पाई जाती है जिसे भारत सरकार के द्वारा जलीय जीव घोषित किया गया है। तो उस जो मछली का नाम क्या है? तो गंगा डॉल्फिन कहा जाता है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। तो जो गंगा डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और गंगा डॉल्फिन को ये जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी का नाम गंगा कहां से पड़ता है? तो देवप्रयाग से। याद रखिए, कहां से पड़ता है? देवप्रयाग से, अर्थात भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहां मिलती है उस संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ती है संयुक्त धारा, तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी जिला में एक स्थान है, इसका नाम है गौमुख। और गौमुख के एक स्थान है, इस गौमुख क्षेत्र में एक स्थान है और उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री क्या? ग्लेशियर। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहीं से गंगा नदी भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछा गया है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक नहीं, गौमुख, त्रिवेणी संगम, गंगोत्री धाम। तो इसका आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर, अर्थात यहाँ धाम शब्द का यूज हुआ है, यानी गंगोत्री जो है ये एक पर्यटन क्षेत्र है, इसलिए इसे धाम कहा गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर, यानी गंगोत्री हिमनद से ही गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगला जो ऑब्जेक्टिव है ये है क्या? अमरकंटक पर्वत, यानी अमरकंटक जो है इसे कहा जाता है पर्वतों का, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है पर्वतों का त्रिवेणी। ठीक है ना, त्रिवेणी। तो पर्वतों का त्रिवेणी किसे कहा जाता है? तो अमरकंटक की चोटी को कहा जाता है।
और इस चोटी की जो ऊंचाई है 1048 मीटर है, ठीक है। और ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक के चोटी से ही 3 नदियां निकलती है। एक नदी है पश्चिम की ओर बहती है जो नर्मदा नदी है, और उत्तर पूर्व की ओर जो जाती है सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और एक नदी है जोहिला नदी जो महानदी की सहायक नदी है, ये भी पूरब की ओर निकलती है। तो अमरकंटक जो है, ये अमरकंटक पर्वत यानी जो चोटी है, ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला में है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला। और वहीं पर एक कुंड है नर्मदा कुंड, और वहां से निकलती है नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और अमरकंटक जो है ये क्या क्या, विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत का पूर्वी जो भाग है वो, और सतपुरा पर्वत मैकाल जो पर्वत है उसका संगम क्षेत्र, ये है अमरकंटक की चोटियां, ठीक है। और यहीं से 3 नदियां निकलती है। एक है गौमुख, ये गौमुख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में एक स्थान है, गौमुख नामक स्थान है। और इसी स्थान में एक ग्लेशियर बहती है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से भागीरथी नदी के रूप में गंगा नदी निकलती है, ठीक है। त्रिवेणी संगम क्या है? तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी है, इसी के संगम स्थल जो बना हुआ है उस संगम स्थल को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो पवित्र स्थल मानी जाती है। तो गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती का संगम स्थल क्या है? तो ये है त्रिवेणी संगम। ये स्थित है कहाँ? प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद, वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, ठीक है। तो प्रयागराज में है। तो इस प्रश्न का आंसर आप को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस नदी के बारे में बताया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में समझ लीजिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कैलाश मानसरोवर झील है, यानी कैलाश पर्वत है, और इसी के नीचे दक्षिण में मानसरोवर झील है। और यहीं पर एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है अंगसी ग्लेशियर, ठीक है ना। अंगसी ग्लेशियर से ही निकलती है कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और इस नदी का नाम है सांगपो। कहाँ? तो तिब्बत में। तो तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से बहती है कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जब प्रवेश करती है भारत में तो यहाँ एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नमचा बरवा पर्वत। तो नमचा बरवा पर्वत को काटती है और एक दर्रा बनती है, इस दर्रा का नाम है यंगयाप दर्रा। तो यंगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का 2 नाम है। कितने? 2 नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी भाग में यानी पहाड़ी भागों में इस नदी का नाम है सियांग, ठीक है। सियांग के नाम से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब अरुणाचल प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी 2 नामों से बहती है, सियांग ऊपरी भाग में, और नीचे की भाग मैदानी भागों में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है, ठीक है। जब यही नदी पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? तो असम में जब पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और जब यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। और जमुना नदी और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो पद्मा और जमुना जहां मिलती है संयुक्त धारा आगे बनती है, मेघना के नाम से बहती है। और मेघना में ही बराक नदी आके मिलती है और फिर एक विशाल डेल्टा बनाती हुई सुंदरवन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो सुंदरवन की जो डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और ये है भारत यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा। और यही सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है सुंदरवन में, ठीक है। और सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र की जो संगम क्षेत्र है वो बनता है, निर्माण होता है क्या? तो सुंदरवन।
अब इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और फैक्ट समझ लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, ठीक है, कुल लंबाई। लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 916 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। और बांग्लादेश में इसकी लंबाई जो बताया जाता है वो 276 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 300 किलोमीटर के आसपास भी बताया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न आता है वो ये, या फिर भारत में कितनी लंबाई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी दो राज्यों में बहती है, एक है अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा प्रवाहित होती है असम राज्य में। तो भारत के दो राज्यों में बहती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है। याद रखिएगा, नदी द्वीप का निर्माण करती है। कौन सा नदी द्वीप? तो माजुली नदी द्वीप, ठीक है। माजुली नदी द्वीप ये है कहाँ? ये है असम राज्य में, ठीक है। माजुली नदी द्वीप जो सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही गुवाहाटी शहर है, ठीक है। इसके बाद डिब्रूगढ़ शहर है। किस नदी के किनारे? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है उसे कहा जाता है सुबनसिरी नदी। याद रखिएगा, सुबनसिरी नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो तिब्बत की क्षेत्र से आती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में ये मैदानी भागों, असम का मैदानी क्षेत्र का यानी निर्माण करती है। यानी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। असम का शोक, ठीक है। असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान का शोक लूनी नदी को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है, चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न जो है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है आपको बता दिया गया है। कौन सा नाम? सियांग के नाम से प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सियांग के नाम से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। मानस क्या है? तो मानस एक नदी भी है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो मानस नदी जो है वो भूटान के ब्लैक माउंटेन्स पर्वत है, इससे निकलती है मानस नदी। और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है कौन सी नदी? मानस नदी। अब मानस राष्ट्रीय उद्यान भी इसी नदी के आसपास असम में स्थित है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। एक है लोहित नदी, इसे खूनी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और ये लोहित जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान दीजिएगा। और दिहांग नदी ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानी जाती है। ये मैदानी भागों में और ऊपरी पहाड़ी भागों में सियांग के नाम से जानी जाती है। तो आपको दूसरा प्रश्न डिटेल में समझ गए होंगे। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस नदी के बारे में बताया जा रहा है? नर्मदा नदी के बारे में बताया जा रहा है। और इसको समझ लीजिए, नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी है। ये भ्रंश घाटियों में बहती है, भ्रंश घाटियों में बहती है, ठीक है ना। भ्रंश घाटियों में ये बहती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये नर्मदा नदी। कहाँ का भ्रंश? तो ध्यान दीजिए, ये है विंध्याचल पर्वतमाला और इसी के नीचे सतपुरा पर्वतमाला, ठीक है।
तो सतपुरा पर्वतमाला का एक पर्वत है पूर्वोत्तरी भागों में जिसका नाम है मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत की जो ऊंची चोटी है इसका नाम है अमरकंटक, और यहीं से पश्चिम की ओर सीधी बहती है। ये दोनों पर्वतों के भ्रंश घाटियों में बहती है, रिफ्ट घाटियों में बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी कितने राज्यों में प्रवेश होती है? तो याद रखिए 3 राज्य, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, और जो तीसरा हो जाता है ये है गुजरात। तो 3 राज्यों में प्रवेश करती है, और सर्वाधिक जो नर्मदा नदी का विस्तार है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? यानी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा, ये किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को ही कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन सा है? तवा नदी है, जो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नर्मदा नदी के यानी घाटियों में इसमें संगमरमर मार्बल यानी कि चट्टानें पाई जाती है, और इसके किनारे, नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो जबलपुर है, याद रखिएगा जबलपुर, इसके बाद होशंगाबाद है, भरूच है। ये सभी शहर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है ना, एस्चुअरी यानी ज्वार नदी मुख बनाती है, ज्वार नदी मुख, यानी डेल्टा ना बनाकर डायरेक्ट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर, ठीक है ना, पश्चिम की जो ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसी के समानांतर एक और नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण नहीं होगा, दक्षिण से उत्तर ये भी नहीं होगा, पश्चिम की ओर। हाँ, नर्मदा नदी किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। अब इसको समझ लीजिए, ये नॉर्थ और ये है साउथ, ये है ईस्ट और इधर हुआ वेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदी है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो बहती है नदी, इसे कहा जाता है काली नदी। क्या कहा जाता है? काली नदी, या इसी को कहा जाता है शारदा नदी। ठीक है ना, तो शारदा या काली नदी है, ये नदी बहती है किधर से? तो उत्तर से दक्षिण। अगला कह रहा दक्षिण से उत्तर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो सबसे सीधी नदी है वो कौन सी है? तो वो है बेतवा नदी। ठीक है ना, ये है कौन सी नदी? बेतवा। और बेतवा जो नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी है, जो हमीरपुर में बेतवा नदी जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, ये दक्षिण से उत्तर की ओर सीधी बहती है। अगला है पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी पूरब से पश्चिम की ओर सीधी जो बहती है, ये है नर्मदा नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो नर्मदा नदी है, जो अभी हम बताए। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर भारत की सबसे लंबी नदी है जो प्रवाहित होती है। ठीक है, इस आधार पर एक है पूरब की ओर बहने वाली नदी। ठीक है, तो पूरब की ओर जो बहती है भारत की सीधी नदी कौन है? जो पूरब की ओर बहती है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर। तो जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार के मध्य भागों में बहती हुई हुगली नदी में जाकर गिर जाती है। यानी गंगा नदी का एक वितरिका नदी है, वितरिका नदी है हुगली नदी। हुगली नदी में ही ये दामोदर नदी जाकर मिल जाती है, और हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर है, अब वर्तमान में कोलकाता हो गया। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे। और जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के मध्य भागों में बहती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ये पूर्व में दक्षिणी बिहार का भी शोक कहा जाता था, अब उत्तरी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट, अब चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहा जा रहा है कि गोदावरी नदी को और किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, किस नदी को? गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी को किस नाम से जानी जाती है, इससे पहले गोदावरी नदी के फैक्ट्स को भी समझ लीजिए, आप आंसर खुद दे पाइएगा। ठीक है, तो गोदावरी नदी की कुल जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। पहला महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से प्रवेश करती है तेलंगाना में, और तेलंगाना से जाती है आपको छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ से आप जाती है यहाँ छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अर्थात भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन हो गया? तो हो गया सुंदरवन। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा भी सुंदरवन है और भारत की भी सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन है। और भारत की दूसरी बड़ी डेल्टा जो बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? गोदावरी नदी। गोदावरी जो नदी है इसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है प्राणहिता नदी। कौन सी नदी? प्राणहिता जो नदी है ये गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब ये गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये नासिक, याद रखिएगा, ये नासिक शहर है, नांदेड़ है, नांदेड़ जो शहर है, निजामाबाद है, निजामाबाद है। ठीक है ना, इसके बाद राजमुंदरी है, राजमुंदरी। तो ये सभी जो शहर है किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिला, महाराष्ट्र के नासिक जिला में एक पहाड़ी है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है यहीं पर त्र्यंबकेश्वर नामक एक स्थान है, यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। यानी त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। किसे? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब कृष्णा नदी से संबंधित भी फैक्ट को समझ लीजिए। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है यह है कर्नाटक, कर्नाटक नहीं महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के सतना जिला, सतारा जिला। तो महाराष्ट्र के सतारा जिला के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है ना, महाबलेश्वर से निकलती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, और कृष्णा नदी की कुल जो लंबाई है ये 1400 किलोमीटर है और इसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो भीमा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? भीमा नदी। बहुत सारे आपको साक्ष्य में बड़ी नदी के रूप में तुंगभद्रा भी देता है, याद रखिएगा। तो तुंगभद्रा नदी है, ये भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन सबसे लंबी और बड़ी और ज़्यादा जल लाने वाली जो नदी है वो भीमा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कृष्णा नदी 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में? 4। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और ये 4 राज्यों में डेल्टा बनाकर और ये गिर जाती है, यानी कृष्णा गोदावरी की डेल्टा बनाती है और गिर जाती है। और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ताप्ती नदी क्या है? तो नर्मदा नदी के ही समानांतर बहती है। सतपुरा पर्वत और दक्कन के पठार के भ्रंश घाटियों में ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और ताप्ती नदी की जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। याद रखिएगा,
किस नदी का? तो ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर भी स्थित है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सूरत शहर किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। और ताप्ती नदी जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो पूरब से पश्चिम की ओर सीधी बहती है। और प्रथम जो नदी है वो नर्मदा नदी है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ताप्ती नदी या को ही तापी नदी कहा जाता है, माइंड बैठा लीजिए, ताप्ती नदी को ही तापी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, वैतरणी नदी क्या है? तो उड़ीसा में ये प्रमुख रूप से बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? वैतरणी नदी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, गोदावरी नदी जो है, इसके और भी फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रथम नदी गंगा और दूसरी लंबी नदी ये है। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की प्रथम सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यानी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत का कौन सा है? तो वो है गोदावरी नदी है। ठीक है, तो आप चौथे प्रश्न को भी विस्तार से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद से जुड़ी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी है जो जल विवाद का कार्य करती है? तो वो देखिए, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ठीक है, सिंधु जल समझौता हुआ था। और ये सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये बीच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। और भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के तरफ जो हस्ताक्षर किए थे आयूब खान थे। ठीक है, तो दोनों के बीच सिंधु जल समझौता किया गया था। और मध्यस्थता किनके द्वारा करवाया गया? तो विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, विश्व क्या? बैंक। तो विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता करवाए थे। और सिंधु जल समझौता में देखिए, इसमें 6 नदियों का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कितने नदियों के बीच समझौता हुआ था? तो 6 नदियों। और 6 नदी में सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, ये जो 3 नदियां, ये तीनों नदियों का 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का उपयोग चाहे सिंचाई या जो भी है ये कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, 3 नदियों, सिंधु, झेलम और चिनाब। और बाकी का 3 नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलज, इसका 3 नदियों का पानी का उपयोग 80% कौन करेगा? इंडिया। और 20% पानी का उपयोग कौन करेगा? तो ये है पाकिस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार का समझौता सिंधु समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा है? सिंधु नदी। तो ये आपको फैक्ट पता चल गया होगा। गंगा नदी क्या है? तो ये भी ध्यान दीजिए, गंगा नदी से संबंधित फैक्ट को भी समझ लीजिए कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। लेकिन ये 2 नदियों प्रमुख रूप से मिलती है, तब इसका नाम गंगा नदी है। एक भागीरथी और दूसरा जो है वो है अलकनंदा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये है गंगोत्री ग्लेशियर और ये आगे आ जाता है केदारनाथ और ये है बद्रीनाथ। इसको समझ लीजिए। तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, इस नदी का नाम भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी में भिलांगना नदी आके मिलती है और इस प्रयाग को कहा जाता है गणेश प्रयाग। क्या कहा जाता है? गणेश प्रयाग। और यहीं पर एक बांध बांधी गई है जिसे कहा जाता है टिहरी बांध, उत्तराखंड में है। ठीक है, अब आगे चलकर ये जो है बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से इस दिशा से विष्णु गंगा और इस दिशा से आती है धौली गंगा। जहां मिलती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को, उस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहा जाता है?
तो विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी आके मिलती है, जहां मिलती है उस संगम को कहा जाता है नंद प्रयाग। फिर पिंडर नदी आके मिलती है, या इसी को पिंडार नदी भी कहा जाता है, और जहां मिलती है उस संगम को कहा जाता है कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और केदारनाथ से आती है मंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। और जहां मिलती है अलकनंदा नदी में, और इस संगम को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। ये जो नदी है, ये नदी का नाम है भागीरथी नदी, और ये अलकनंदा नदी। और जहां ये मिलती है इसे कहा जाता है देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और ये पांचों प्रयाग को कहा जाता है पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग है कहाँ? तो ये है उत्तराखंड में। ये सभी पहाड़ी भागों में ही आपस में मिल रही है। ठीक है, नदियां। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब आगे संयुक्त धारा बहती है तो यहीं से हो जाता है गंगा नदी। यहां से नाम क्या हो जाता है? तो यहां से नाम गंगा नदी नाम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक है यमुना नदी। यमुना नदी का भी फैक्ट समझ लीजिए। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के एक स्थान है बंदरपुछ, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, और यमुना नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर से समझ लीजिए, जितने भी भारत में सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सोनीपत है, पानीपत है, बागपत है, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, हमीरपुर है, इटावा है, और संगम जो त्रिवेणी संगम है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य जो सरस्वती है वो किस नदी के किनारे? गंगा यमुना के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यमुना नदी की सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी, जो इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी की और भी सहायक नदी है, जैसे बेतवा नदी है, केन नदी है। ये सभी नदियां किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी, ये सिंधु नदी तो भारत पाकिस्तान के बीच है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कैलाश मानसरोवर, जो कैलाश पर्वत है उसी के दक्षिणी भाग में मानसरोवर झील है, और वहीं से ये नदी निकलती है सिंधु नदी, और ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से? दमचौक से। तो दमचौक से प्रवेश करती है, भारत में बहती है 1114 किलोमीटर। फिर चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय और लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लेह जो है ये सिंधु नदी के किनारे, हैदराबाद यानी भारत का नहीं पाकिस्तान का हैदराबाद है, कराची जो है ये लगभग सिंधु नदी के किनारे है, पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी डेल्टा बनाती है, एस्चुअरी नहीं बनाती है, डेल्टा बनाकर, और ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, उसमें से 1114 किलोमीटर है वो भारत में बहती है। और सिंधु नदी जो है ये लद्दाख पर्वत को काटती है। ठीक है, लद्दाख पर्वत को काटती हुई लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। कौन सी नदी? तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको पूर्व इसके पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये असम का शोक कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। पांचवा प्रश्न। अब छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण, सदाबहार नदी। तो भारत में बहुत सारे नदियां हैं वो सदाबहार है। ठीक है, जिसमें सालों भर यानी पूरे वर्ष भर
उसमें पानी रहती है, प्रवाहित होती रहती है। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो लगभग सभी क्या है, सदाबहार है। कौन कौन? जैसे सिंधु नदी है, ये सदाबहार है। सतलज नदी है, सदाबहार नदी है। झेलम नदी, रावी नदी, ये सभी सदाबहार है। गंगा नदी सदाबहार नदी है। यमुना नदी सदाबहार है क्योंकि ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। इधर जो मानसरोवर झील के आसपास से जो निकलती है वो ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी सदाबहार नदी है। ठीक है, तो हिमालय से जो निकलने वाली जो जितनी भी नदियां हैं ये सदाबहार नदी है। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में बहने वाली जो नदियां हैं ये सदाबहार नदी नहीं है। जैसे गोदावरी नदी, ये सदाबहार नदी नहीं है। कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना, ये ताप्ती, ये सारे जो नदियां हैं सदाबहार नदी नहीं है। तो सदाबहार नदी कौन है? तो सदाबहार नदी गंगा नदी है। और भारत में जितने भी प्रवाहित होने वाली सदाबहार नदी है उनमें सबसे बड़ी सदाबहार नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गोदावरी नदी ये मॉनसूनी नदी है। ठीक है, साबरमती नदी जो अरावली पर्वत से निकलती है और ये राजस्थान और गुजरात में ही बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये साबरमती नदी ये मॉनसूनी नदी है। ठीक है, ये सदाबहार नदी नहीं है। और इसी के किनारे अहमदाबाद शहर है और गांधीनगर शहर है। याद रखिएगा, अहमदाबाद और गांधीनगर शहर जो है ये साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। दो राज्यों में बहती है, राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है और दूसरा गुजरात राज्य में बहती है। ठीक है, साबरमती आश्रम का नाम सुने होंगे जो महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ में अहमदाबाद के कोचवर में, ठीक है ना, कोचरब यानी जो देखिए अहमदाबाद में एक स्थान था कोचरब, यहां पर ही गांधी जी ने स्थापना किए थे। क्या? साबरमती नदी साबरमती आश्रम का 1915 ईस्वी में। याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। ऐसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, लेकिन मई में 1915 ईस्वी में यानी 25 मई, याद रखिएगा 25 मई 1915 ईस्वी को अहमदाबाद के कोचरब में साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। लेकिन यहां से ट्रांसफर करके स्थानांतरण करके साबरमती नदी के किनारे जो वर्तमान में साबरमती आश्रम है ये लाए थे कब? 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो वर्तमान में साबरमती आश्रम है ये 1917 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक है कावेरी नदी के बारे में बताया जा रहा है, कावेरी नदी। तो देखिए कावेरी नदी से संबंधित फैक्ट्स को समझ लीजिए। कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी जल जो विवाद है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कावेरी नदी जल विवाद जो है ये है कर्नाटक और मुख्य रूप से तमिलनाडु के बीच। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। इसमें कुछ केरल और पुदुचेरी भी आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। और तब कावेरी नदी के किनारे कौन कौन सी सहायक शहर स्थित है? सहायक नहीं यानी शहर स्थित है। तो याद रखिएगा ये बहुत है, तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, ये सभी जो शहर है किस नदी के किनारे? कावेरी नदी का। और कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो काबनी नदी है। याद रखिएगा काबनी नदी। अन्य जो सहायक नदियां हैं हेमावती है, भवानी नदी है, ये सभी कावेरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा, याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। बूढ़ी गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह है कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी नदी सदाबहार नदी है इसके बारे में आप जान चुके हैं, गंगा नदी विस्तार से समझ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे लंबी नदी
कौन सी है, ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान दीजिए, यदि लंबाई के आधार पे पूछा जाए तो भारत में जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है भारत में, वो है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी की भारत में लंबाई है 2071 किलोमीटर, ठीक है। अब सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो यमुना नदी। यानी जितने भी भारत में बहती है उन सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। और भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? जो ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ना ही अरब सागर में गिरती है, सिर्फ भारत के अंदर ही प्रवाहित होती है। उस आधार पे सबसे लंबी नदी है कौन? यमुना नदी, याद रखिएगा। और पश्चिम की ओर जो बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है? वो नर्मदा नदी है। और पूरब की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है? तो दामोदर नदी है। उत्तर की ओर बहने वाली बेतवा नदी है। दक्षिण की ओर बहने वाली काली या शारदा नदी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर, गंगा नदी 2071 किलोमीटर, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, यमुना नदी 1376 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा ये लंबाई है। तो इस आधार पे सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो ये है गंगा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, भारत में एक पश्चिमी घाट पर्वत है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, ठीक है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक विस्तार है। कौन? पश्चिमी घाट पर्वत का, ठीक है। उसमें एक पहाड़ी है जिससे कहा जाता है ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, ठीक है, ब्रह्मागिरी, ब्रह्मगिरी नहीं, ब्रह्मागिरी की पहाड़ी, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी में ही याद रखिए क्या है? तला कावेरी, तला कावेरी। तो तला कावेरी नामक स्थान से ही कावेरी नदी निकलती है। और ये किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। कौन सा राज्य में? कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पहाड़ी के तला कावेरी नामक स्थान से कावेरी नदी निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। अनेक साक्ष्यों में कहीं कहीं पे 805 भी मिलता है, लेकिन 800 किलोमीटर याद रखिएगा। और ये कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्य में, कर्नाटक, इसके बाद केरल, इसके बाद तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित नदी है, ठीक है। कुछ भाग केरल और पुदुचेरी, पुदुचेरी का एक जिला है कराईकल, तो उसी में बंगाल, उसी के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर कावेरी नदी गिर जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और तिरुचिरापल्ली वगैरह जो है ये कावेरी नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। ये है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट कितने राज्यों में? ये हम आपको बता दिए, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, पश्चिमी घाट। इसे सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, या इसे वेस्टर्न घाट्स अंग्रेजी में कहेंगे। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, या कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ब्रह्मागिरी की पहाड़ी। तो ब्रह्मागिरी की जो पहाड़ी है वो कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, ठीक है। अरावली पर्वत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। गुजरात के पालन क्षेत्र से ये प्रारंभ होती है और ये उत्तर पूर्व की ओर यानी दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक इसका विस्तार है। तो 3 राज्य में, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये अरावली पर्वत है, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, क्या नाम है? गुरु शिखर, शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है ये इसकी। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। 1700 कितना? 22 मीटर ऊंचाई है। और ये है कहाँ? तो राजस्थान के सिरोही जिला में माउंट आबू
के पास स्थित यानी एक गुरु शिखर चोटी है। और माउंट आबू ये जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, लगभग 80% अरावली पर्वत का भाग है। अरावली पर्वत में ही चांदी, सीसा, जस्ता और तांबा ये सब की प्रधानता पाई जाती है। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत से 3 नदियां प्रमुख रूप से निकलती है, और भी है लेकिन प्रमुख रूप से 3। एक है लूनी नदी जो नाग पहाड़ी के आसपास से निकलती है, लूनी नदी, और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और राजस्थान का शोक लूनी नदी को कहा जाता है, जबकि मानसूनी शोक अरावली पर्वत को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का शोक लूनी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? तो लूनी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? लूनी नदी है। और राजस्थान का मानसूनी शोक जो कहा जाता है वो अरावली पर्वत को कहा जाता है, क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं चलती है तो ये उसी के समानांतर है, इसलिए ये रोक नहीं पाती है और जाके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में टकराती है, बादल फटता है और अधिकांश वर्षा होती है, और ये रोक नहीं पाती, इसलिए मानसूनी राजस्थान का शोक कहा जाता है, ठीक है। एक है नीलगिरी पर्वत। ये नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ये 3 राज्य में इसका विस्तार है नीलगिरी पर्वत का। कौन कौन? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है जिसे डोडा बेटा कहा जाता है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत का, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 8वां जो प्रश्न है ये आपको समझ में आ गया होगा। 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है। जैसे आप पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महानदी को, और उड़ीसा का शोक भी महानदी को भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह केरल, कर्नाटक का जीवन रेखा, कर्नाटक और तमिलनाडु का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। तो इस तरह से भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो भारत का लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी तंत्र का विस्तार है, और गंगा नदी तंत्र वाले क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी निवास करती है। वहाँ सबसे ज़्यादा कृषि युक्त क्या है क्षेत्र है, और भारत में सबसे अधिक और यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पर्यटन क्षेत्र यानी गंगा नदी क्षेत्र में ही, तंत्र में ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पर्यटन की सुविधा से भी। तो इस आधार पे भारत का जो जीवन रेखा है सबसे ज़्यादा शहरों में गंगा नदी तंत्र से ही पानी की सिंचाई भी होता है या फिर जलापूर्ति होता है। तो इस आधार पे सबसे कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है गंगा नदी, जिसे कब घोषित किया गया था? 2008 में किया गया था, ठीक है। ये जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की प्रथम नदी है, सबसे लंबी नदी, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, ठीक है ना। और गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो प्राणहिता है, ठीक है। इंद्रावती और सबरी ये सब सहायक नदी है किसकी? तो गोदावरी नदी का है, ठीक है। यमुना नदी के बारे में भी आपको बता दिए हैं। यमुना नदी निकलती कहाँ से? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बंदरपुर श्रेणी से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है यमुना नदी निकलती है, और 3 राज्यों में बहती है, ठीक है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। याद रखिएगा कौन सी नदी? यमुना नदी, ठीक है। और एक ब्रह्मपुत्र नदी, इसे क्या कहा जाता है तिब्बत में? यारलुंग सांगपो, तिब्बती लोग कहते हैं, और चीन के लोग कहते हैं यारलुंग जैंगबो। और अरुणाचल प्रदेश में 2 नाम से जानी जाती है, ऊपर वाले सियांग और नीचे यानी जो मैदानी भाग में आ जाती है दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो यह है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना जो प्रमुख
नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए भारत में 4 प्रमुख नदियां हैं जो पूर्वगामी नदी है, अर्थात हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व से ही बह रही है। कितने? 4। यानी सिंधु नदी, याद रखिएगा ये हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही बह रही है। पहला सिंधु नदी हो गया, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ये जो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और जो तीसरा जो नदी है वो कौन सा? सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी, ये भी याद रखिएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जो यानी हिमालय को काटकर और ये आती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है ना, सुबनसिरी। और एक है सतलज नदी, सतलज। तो ये जो 4 नदियां हैं ये हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व से बह रही है, ठीक है ना, ये 4, इसलिए इसे पूर्वगामी नदी भी कहा जाता है। ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये 9वां प्रश्न क्लियर हो गया होगा। देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कौन सी नदी पूरी तरह भारत के अंदर बहती है? यानी पूरी तरह से भारत के अंदर बताया जा रहा है, ना तो बंगाल की खाड़ी में और ना ही अरब सागर में। तो ध्यान दीजिए, पूरी तरह भारत के अंदर बहती है, तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से ये निकलती है, लेकिन अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना के गिर जाती है। नर्मदा नदी है, ये तो अमरकंटक की चोटी के पास से नर्मदा कुंड से निकलती है, अनूपपुर जिला, लेकिन मध्य प्रदेश के, लेकिन ये पश्चिम की ओर सीधी बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कृष्णा नदी, ये भी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये डायरेक्ट जाकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर गिर जाती है। लेकिन जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी भारत के अंदर बहती है, यानी विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग से, यानी ये जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में एक पहाड़ी है जनापांव की पहाड़ी। कौन सा? जनापांव। और जनापांव की पहाड़ी से ही निकलती है चंबल नदी और इटावा के पास से यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चंबल जो नदी है ये मुख्य रूप से भारत के अंदर प्रवाहित हो रही है, ये सभी नदियों की अपेक्षा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? चंबल नदी होगा, ठीक है। तो ये नदी को आप विस्तार से समझ गए होंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।